टारगेट विद शहजाद सर में एक बार फिर से सभी शिक्षकों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में लेकर आए हैं प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड जो 75 अंकों का है उसके यूनिट 1 से कुल मिलाकर 105 प्रश्नों की सीरीज को लेकर आए हैं। कुल कितने प्रश्न हैं? 105 प्रश्न। 105 प्रश्नों की सीरीज को हम लोग करेंगे कंप्लीट, और इसमें हम 105 प्रश्नों में आज हम 50 प्रश्नों को देखने का काम करेंगे और फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसको हम लोग 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे और एक एक बिंदु को हम एक्सप्लेनेशन में देखने का काम करेंगे, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ देखने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा कहता है कि शिक्षा जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें क्या है, निरंतर जीवन को नया रूप एवं नया नाम प्रदान करती है। दर्शन से संबंध बनाए बिना शिक्षा की प्रक्रिया उत्तम रीति से चल सकती है। विकास की गति एवं प्रकृति को समझने के लिए शिक्षा की सामग्री का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले प्रश्न को देखिए, कहता है कि शिक्षा जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया है। हम भी जानते हैं कि शिक्षा क्या है, जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया है जो हमारे व्यवहार में दिखता है। शिक्षा हमारे व्यवहार को चेंज कर देती है। शिक्षा के द्वारा ही हम अपने मानसिक चेतना का विकास करते हैं, कोई भी डिसीजन लेने का कार्य करते हैं, समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं, समाज में अपना समाजीकरण करते हैं, सारे रीति रिवाजों को, परंपराओं को, इन सारे चीजों को हम क्या करते हैं, अपने जीवन में अध्यारोपित करते हैं। ये तो आपका बेसिक हो गया। कहता है कि शिक्षा जो है वो निरंतर जीवन को नया रूप देती है। सही बात है, नया रूप देती है एवं नया नाम प्रदान करती है। मतलब शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपके अंदर क्या होता है, वो परिवर्तन दिखता है। तो पहला आपका क्या है, सही लग रहा है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दर्शन से संबंध बनाए बिना शिक्षा की प्रक्रिया उत्तम रीति से चल सकती है। अब बताइए, बिना दर्शन के शिक्षा की क्या आवश्यकता हो पाएगी? आपको याद होगा कि प्राचीन सभ्यता में हम लोग दर्शन शास्त्र की बात करते थे, और आपका टॉपिक भी है शिक्षा का दर्शन शास्त्र यह था, जिसके तहत हम लोग दर्शन की बातें करते थे, अध्यात्म की बातें करते थे, शून्य की बातें करते थे, अंतिम सत्य को खोजते थे, शाश्वत सत्य की बातें करते थे, जिसमें हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या। तो सारा क्या है, आपका इसी चीज से जुड़ा हुआ है ना, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो बिना दर्शन के शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि जितने भी आपके दर्शन शास्त्री हुए वो सारा क्या थे, शिक्षित थे, महान विद्वान दार्शनिक हुआ करते थे। तो ये आपका क्या है, गलत कह रहा है। दूसरा कि विकास की गति एवं प्रकृति को समझने के लिए शिक्षा की सामग्री का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। ऐसा हो कि शिक्षा की आवश्यकता नहीं हो, तो ये भी गलत। फिर कहता है कि विकास की गति, ये तो आपका हो गया। फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो नहीं, ये तीनों ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन सही है, जो कहता है कि निरंतर जीवन को नया रूप एवं नया नाम प्रदान करते हैं। तो पहला का आंसर क्या हो गया, पहला का ए। चलिए अब हम लोग तेजी में दूसरे प्रश्न को देखते हैं। एक एक प्रश्नों के साथ हम देखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमको देखते हैं। निम्न में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है भाई? कि शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं, ये तो सही है। दूसरा, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, ये भी सही है। कहता है कि शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना होता है, ये भी आपका सही है। चौथा ऑप्शन है कि वास्तविक रूप में शिक्षा का प्रथम स्रोत परिवार होता है। अब इस ऑप्शन को पढ़ने में तो आपको लग रहा होगा कि सर ये भी सही है, कि सर वास्तविक रूप में शिक्षा का प्रथम स्रोत क्या होता है, परिवार होता है। आपके दिमाग में तो वही आएगा, लेकिन हम फिर वही कहेंगे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो न है आपका। तो क्या है, गुरुर्देवो गुरुर् विष्णु गुरुर् ब्रह्मा, ये सारा आपका क्या है, गुरु को सब प्राथमिकता देते हैं। और गुरु को प्राथमिकता कहां से, विद्यालय से देते हैं। और दूसरी बात, हम जानते हैं कि समाजीकरण के लिए परिवार होता है प्रथम स्रोत के लिए। लेकिन यहाँ क्या चीज है, शिक्षा की बात है, और शिक्षा के लिए कहां हम लोग देते हैं, विद्यालय के लिए देते हैं।
तो यहां पर आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि वास्तविक रूप में शिक्षा का प्रथम स्रोत क्या है, परिवार नहीं, उसको हम विद्यालय के रूप में लेते हैं, समाजीकरण के लिए परिवार को लेते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा देखना है। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 के साथ आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोगों का दूसरी पीढ़ी के लोगों में सांस्कृतिक का संक्रमण करते हैं ताकि वे सबका संरक्षण कर सके और संभव हो तो उसकी उन्नति करना। निम्न में से किसका कथन है? सबसे पहले तो ये जानिए कि शिक्षा के द्वारा ही हम अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा के द्वारा हम अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करवाते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है तो एक है आपका कथन है, तो कथन फ्रॉबेल, सुकरात, पॉल क्रेटिव, मैकेंजी, ये 4 कथन है आपका। तो मैं बता दूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा हस्तांतरण की बात किसने की थी? फ्रॉबेल ने की थी। किसने की थी? फ्रॉबेल ने की थी। लेकिन फ्रॉबेल को हम एक चीज और विधि के लिए याद करते हैं। उन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था का एक विधि दिया था, जिस विधि का नाम है खेल विधि। क्या नाम है? खेल विधि। तो खेल विधि किसने दिया? फ्रॉबेल ने दिया। खेल विधि किसने दिया? फ्रॉबेल ने दिया। चलिए तो ये आपका कथन फ्रॉबेल और खेल विधि फ्रॉबेल। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि शिक्षा, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है। यह कार्य समाज में निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ये तो हम जानते ही हैं कि शिक्षा क्या है? परिवर्तन का एक साधन है। शिक्षा के द्वारा ही हम परिवर्तन लाते हैं। और इस परिवर्तन कौन होता है? परिवार द्वारा, धार्मिक समूह द्वारा, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं द्वारा और उपरोक्त सभी। तो क्लियर है, हम पहले ही जानते हैं। जैसे पढ़े थे समाजीकरण में हम लोग, क्या परिवार है, समाज है, विद्यालय है, पड़ोस है, राजनीतिक विचारधारा है, आर्थिक स्थिति है, इन सारे बिंदुओं को हम लोग देख के चलते हैं। तो वो क्या है? शिक्षा परिवर्तन का एक साधन। तो किसके द्वारा? परिवार द्वारा भी होता है, धार्मिक समूह के द्वारा भी होता है और सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं द्वारा भी होता है। तो कहने का मतलब हमारा आंसर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि शिक्षा के निम्न क्या उद्देश्य हो सकते हैं? शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या हो सकता है? बालक की क्षमता का विकास करना, सही है। ज्ञान अर्जन के अनुसार जीविका उपार्जन करना, ये भी आपका सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, बालकों या विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना तथा इन्हें सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना, तो ये भी आपका सही है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो कहने का मतलब कि शिक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं? बालक की क्षमता का विकास करते हैं, वो आपका भौतिक जरूरत को पूरा भी करते हैं, बच्चों के अंदर क्रिएटिव सृजनात्मकता का विकास भी करते हैं। तो शिक्षा से वो सर्वांगीण विकास होता है। तो इसलिए हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में से शिक्षा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो कौन कौन है? पहला, अच्छे नागरिक का निर्माण, सही है। भौतिक संपन्नता की प्राप्ति, ये भी चलेगा। ए और बी दोनों, ए और बी। देखिए अगर इन चारों ऑप्शन में अगर आपका ए और बी दोनों, ए और बी नहीं देता, अगर और तरह तरह के ऑप्शन होते तो हम इसके साथ चले जाते। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अच्छे नागरिक का निर्माण। लेकिन अब ऑप्शन को क्या किया? थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया, फंसाने का प्रयास किया और क्या डाल दिया? ए और बी दोनों। तो शिक्षा के प्रमुख में हम क्या लिखते हैं? भौतिक संपन्नता की प्राप्ति भी। एक चीज और इससे जुड़ा हुआ चीज याद रखिए, हमको याद होगा और आप लोगों को भी बताया होगा कि 1937 बेसिक शिक्षा, 1937 बेसिक शिक्षा, महात्मा गांधी इन्होंने क्या दिया कि बेसिक शिक्षा में किस चीज को जोड़ा? व्यवसायिक को जोड़ा कि व्यवसायिक शिक्षा भी दीजिए। क्या दीजिए? व्यवसायिक शिक्षा भी दीजिए। व्यवसायिक शिक्षा क्या? यही है ना, आपका भौतिक जरूरतें भी आपकी पूरी हो, शिक्षा का वो भी हो कि आप क्या करें, ज्ञान के साथ साथ अपने पैरों पे खड़ा होना भी सीखे। तो हम किसके साथ चले जाएंगे? ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि शिक्षा के दर्शन शास्त्रीय आधार में
क्या समाहित है, शिक्षा के दर्शन शास्त्रीय आधार में क्या समाहित है। पहला, दर्शन एवं शिक्षा में अटूट संबंध पाया जाता है। क्लियर, एकदम सही, अभी जस्ट चर्चा किए हैं। शिक्षा हमारे जीवन में दर्शन द्वारा परिवर्तन लाती है। जब भी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हम सोचने की स्किल डेवलप होता है, तो क्या है, दर्शन की बातें करते हैं, सत्य की बातें करते हैं, शाश्वत सत्य को खोजते हैं। क्लियर, तो हमारे जीवन में दर्शन द्वारा, तो ये भी सही है। तीसरा, नए ज्ञान की खोज करने के लिए अवलोकन, परीक्षण या चिंतन का विकास होता है। आप जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तभी तो तर्क करते हैं, किसी चीज का अवलोकन करते हैं, किसी चीज का परीक्षण करते हैं, तो आप अपने मानसिक चेतना के आधार पे करते हैं। तो ये भी शिक्षा से जुड़ा हुआ सही है। और फिर है आपका उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सातवां का डी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 8, हमको आज कम से कम 50 प्रश्न करने हैं, फिर आपका 50 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि 105 प्रश्नों का सीरीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शिक्षा के उद्देश्यों में क्या क्या आवश्यक होता है। तो क्या क्या आवश्यक है देख लीजिए। पहला, समाज की आवश्यकता जरूरी है, समाज की मान्यता जरूरी है, समाज के आदर्श जरूरी है। तो शिक्षा के उद्देश्य में क्या है, समाज के, शिक्षा के उद्देश्य में नहीं हम समाजीकरण करते हैं, समाज के नियमों के द्वारा अपने आप को स्थापित करते हैं, समाज के रीति रिवाजों के अनुसार अपने आप को सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो वो आवश्यकता है, मान्यता है और आदर्श भी है। तो कहने का मतलब उपरोक्त सभी, ये डी। तो 8वां का आंसर डी। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 9 के साथ चलते हैं। 9 हमारा क्या कहता है, चलिए प्रश्न संख्या 9 हमारा कहता है कि समाज की राजनीतिक विचारधारा शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। समाज की राजनीतिक विचारधारा शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका। पहला ऑप्शन, यह शासक वर्ग की विशेषताओं को दर्शाता है, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना है। ए और बी दोनों, और केवल बी। देखिए अब आपको पता होगा कि समाजीकरण के दौरान हम लोगों ने राजनीतिक विचारधारा को जगह दिया था कि राजनीतिक विचारधारा शिक्षा के ऊपर एक गहरा छाप छोड़ती है। अब सिंपल मान चलिए कि अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो वहां बहुत सारे शासकों के बारे में जानते हैं, उनके राजनीतिक विचारधाराओं को, उनके सांस्कृतिक कार्यों को, उनके आर्थिक मैनेजमेंट को, ये सारा चीज देखने का काम करते हैं। तो एक राजनीतिक विचारधारा कल के लिए, भविष्य के लिए क्या बन जाती है, भविष्य के लिए एक उदाहरण बन जाती है, भविष्य के लिए एक उदाहरण बन जाती है। तभी तो हम महान विभूतियों की शिक्षा व्यवस्था को अपने विषय वस्तु में शामिल करते हैं। क्लियर है। तब अब क्या हो जाता है, यह शासक वर्ग की विशेषताओं को दर्शाती है, साथ ही क्या करती है, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना भी होता है। क्योंकि हम जब शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हम अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति एक जिम्मेदारी वाली भूमिका निभाते हैं। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 के साथ चलते हैं। 10 हमारा क्या कहता है, चलिए 10 कहता है कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार निम्न में से कौन कौन है। अब मनोवैज्ञानिक आधार के बारे में पूछ रहा है, देखते हैं। पहला ऑप्शन, शिक्षा स्वयं में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का साधन है। अच्छा पॉइंट है, सही पॉइंट है, इसको रखिए सही। पहला है अनुशासन स्थापित करने में सहायक है, तो अनुशासन भी शिक्षा से जुड़ा हुआ मनोवैज्ञानिक तथ्यों में। तीसरा, स्वयं को समझने में सहायक होता है, तो शिक्षा जब प्राप्त होती है तभी तो हम स्वयं को समझते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो कहने का मतलब शिक्षा से बच्चों के अंदर इन सारे सर्वांगीण विकास हुआ, वो चाहे अनुशासन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो खुद में परिवर्तन लाना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है हमारा कि संस्कृति में किसी समुदाय के सामूहिक उत्कृष्ट अनुभव को रखते हैं जिसका संबंध है। क्या है, संस्कृति में किसी समुदाय के सामूहिक उत्कृष्ट अनुभव को रखते हैं जिसका संबंध क्या है, हमारे खान पान से, हमारे संगीत सुनने से और हमारे पहनावे से। ए और बी, यहाँ पे आप लिख दीजिए सभी, ये ऑप्शन सही भी है। अब क्या है कि संस्कृति में क्या होता है, संस्कृति में हम खान पान को देखते हैं, पहनावा को देखते हैं, उसके कल्चर को देखते हैं, ये सारे चीज, संगीत को देखते हैं, ये सारा चीज किससे से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। संगीत भी, पहनावा भी और खान पान भी, ये चीजों किस चीज से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी, उपयुक्त सभी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जिस देश में शिक्षा का अभाव होता है उन देशों में क्या परिवर्तन होने की सबसे बड़ी संभावना होती है। अब देखिए, जिस देश में शिक्षा का अभाव होता है, जैसे शिक्षा का अभाव होगा तो क्या क्या परिवर्तन होगा। देखिए, पहला, संस्कृति को सुरक्षित नहीं रख सकती है। सही बात है, संस्कृति को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। खेलकूद एवं कौशल का विलोपन, पलायन की सबसे बड़ी समस्या, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए क्या कहता है, जिस देश में शिक्षा का अभाव होता है उस देशों में परिवर्तन होने की सबसे बड़ी संभावना क्या होती है। आप भी समझ रहे हैं कि जिस देश में शिक्षा नहीं होगी या जिस परिवार में शिक्षा नहीं होगी वे अपनी परंपरा को आगे नहीं बढ़ा के ले सकते। जैसे मान लीजिए आप एजुकेटेड फैमिली में है, उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाते हैं, इसका मतलब आप अनएजुकेटेड हैं, तो कहां से दिक्कत हो जाता है, यही कि आप संस्कृति को सुरक्षित नहीं रख पाते। दूसरी बात है खेलकूद एवं कौशल का विलोपन। देखिए, इससे शिक्षा का उतना लेना देना नहीं, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हुए जो नॉन मैट्रिक हुआ करते थे। वो कहावत अब चली गई जिसमें कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलो कूदोगे तो बनोगे खराब। तो अब तो ऐसी बात नहीं है। अब क्या है, खेलने वाले भी ओलंपिक में मेडल ला के देश का नाम रोशन कर रहे हैं। चलिए, अब है पलायन की सबसे बड़ी समस्या। तो पलायन शिक्षा से जुड़ा हुआ चीज नहीं है। पलायन किस चीज से जुड़ा हुआ चीज है? आजीविका के लिए जुड़ा हुआ, कि लोग जो पलायन करते हैं वो आजीविका के साधन के लिए करते हैं। क्लियर है? हाँ, बेहतर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पलायन करते हैं तो वो बेहतर जिंदगी जीने के लिए, कि हमको बेहतर जिंदगी जीना है, बेहतर माहौल में रहना। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, संस्कृति को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं अगर शिक्षा का अभाव होता है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखें। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि शिक्षा का आर्थिक आधार निम्न में से समाज में क्या परिवर्तन लाता है। शिक्षा में अगर आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो क्या क्या परिवर्तन आ सकता है। पहला, समाज की आर्थिक दशाएं बदलेगी। सही बात है। इस क्षेत्र में उत्पादन की क्षमता एवं वितरण बढ़ेगी। सही बात है। समाज में विशेषीकरण पर अधिक जोर देता रहता है। ये भी सही बात है। कहने का मतलब है कि शिक्षा जब बदलेगी तो आर्थिक स्थिति बदलेगी, तो समाज की आर्थिक स्थिति बदलेगी, समाज में व्यवस्थाएं बदलेगी, समाज का विशेषीकरण पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, शिक्षा के आर्थिक आधार के तक समाज में परिवर्तन लाएंगे। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी। चलिए अब इसके बाद हम प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। 14 हमारा क्या कहता है? प्रश्न संख्या 14 कहता है कि सीखने की प्रक्रिया में परिवार के बाद सर्वोपरि स्थान निम्न में से किसका है। अब ये भी बताने की बात है, सिंपल बात है। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है समाज, समूह, विद्यालय, विशेष जाति का मौसम। पहले तो इसको काट दीजिए, ये तो कहीं से नहीं होगा, आपके हिसाब से भी ये भी नहीं होगा। अब बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है कि सर समाज दें कि विद्यालय दें कि परिवार के बाद। देखिए परिवार के बाद जब बच्चे का हम 3 वर्ष की अवस्था है तो उसको आंगनबाड़ी भेजते हैं, 6 वर्ष का हो जाता है तो हम विद्यालय भेजते हैं। तो कहने का मतलब समाज की भूमिका है लेकिन विद्यालय से पहले नहीं है, क्योंकि विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो पहले लघु रूप में भेजते हैं, फिर वृहद रूप को वो समझता है और विद्यालय में ना वो सामाजिकरण को सीखता है, समाज की चीजों को देखता है। परिवार के बाद वो शिक्षक को एक आदर्श के रूप में देखता है। तो परिवार के बाद जो स्थान आएगा वो किसका आएगा? सी, विद्यालय का। किसका आएगा सर? विद्यालय का आएगा। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 15 कि प्रश्न संख्या 15 हमारा क्या कहता है। चलिए प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि विद्यालय के उद्देश्यों से समाज में क्या मूल परिवर्तन होता है। जैसे मतलब विद्यालय के उद्देश्यों में समाज, जब विद्यालय अपना उद्देश्य पूरा करती है तो समाज में क्या क्या परिवर्तन आता है। विद्यालय अपना काम सही ढंग से करती है तो उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखने का हम लोग काम करेंगे। तो कहता है पहला कि लिंगीय असमानता में कमी आती है। वेरी गुड। कि जैसे विद्यालय के उद्देश्य में क्या हो जाएगा? परिवर्तन आएगा। लिंगीय असमानता, जो लोग भेदभाव करते हैं वो भेदभाव होना बंद हो जाएगा। फिर दूसरा कहता है कि सामूहिकता की भावना उत्पन्न होगी। मतलब जब शिक्षा पाएंगे तो एक दूसरे को सहयोग करने की भावना का भी विकास होगा, एक दूसरे को कोऑपरेटिव माइंड में रखेंगे। फिर तीसरा है साथ साथ कार्य करने की प्रवृत्ति, मतलब किसी कार्य को क्या होता था, सौहार्दकारिता के साथ कार्य करने की प्रवृत्ति भी डेवलपमेंट होगी। और उपरोक्त सभी, कहने का मतलब कि विद्यालय के उद्देश्यों से समाज में जो परिवर्तन आएगा वो ए, बी, सी और डी, उपरोक्त सभी। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विद्यालय शिक्षा का डैश अभिकरण है। डैश अभिकरण है। अब आपके सामने एक औपचारिक, एक निरौपचारिक, अनौपचारिक और इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले समझिए कि औपचारिक क्या होता है। औपचारिक शिक्षा वो है जो आप एक नियमबद्ध रूप में पाते हैं, एक निश्चित उम्र के बाद शुरू करते हैं और निश्चित उम्र के बाद खत्म कर देते हैं, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, खत्म हो जाता है। निरौपचारिक क्या होता है, जो हम परिवार में कुछ ऐसे चीजों को सीखते हैं, चाहे वो संस्कार सीखना हो, बोलने की शैली हो, तो वो सारी चीज कहां से सीखते हैं, परिवार में सीखते हैं। तो कहने का मतलब अनौपचारिक शिक्षा हम लोग कहां सीखते हैं, परिवार में, और विद्यालय में कहां सीखते हैं, औपचारिक शिक्षा सीखते हैं। एक आता है निरौपचारिक, जो यहां भी नहीं सीख पाते, यहां भी उनको अवसर नहीं मिलता, तो वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। कभी कभी हम इसको डिस्टेंस लर्निंग के रूप में भी रखते हैं, या वैसे जो परिवार में मतलब स्टार्टिंग में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके या बाद में वो विद्यालय का मुंह भी नहीं देख सके, तो वैसे लोगों को शिक्षा निरौपचारिक रूप में दी जाती है। तो कहने का मतलब कि विद्यालय शिक्षा का अभिकरण कौन हो जाएगा, औपचारिक शिक्षा। चलिए अब प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 हमारा क्या कहता है, स्क्रीन पे देखिए। कहता है कि विद्यालय का प्रमुख कार्य क्या है। विद्यालय का प्रमुख कार्य हम लोगों का क्या है। सबसे पहले नैतिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना और ये सभी। तो फिर हम लोग वहीं पहुंच जाते हैं कि सर विद्यालय की जो व्यवस्था है वो हम लोग सब विकास करते हैं, बच्चों का नैतिक विकास भी करते हैं, शारीरिक विकास भी करते हैं, उसका चारित्रिक विकास भी करते हैं और ये सभी करते हैं। बच्चों में अनुशासन देते हैं, उनको कैरेक्टर डेवलपमेंट करते हैं, बच्चों को खेलकूद के द्वारा शारीरिक विकास करवाते हैं और नैतिक विकास भी करवाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता है कि किसी लोकतांत्रिक देश की सफलता निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, किसी लोकतांत्रिक देश की सफलता। जैसे ही देश लोकतंत्र है तो किस पर निर्भर, जनता पे डिपेंड करेगी कि जनता उसके कितने सामर्थ्यवान है, कितने देश के प्रति समर्पण है। तो ऑप्शन को देखते हैं। अगर चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। आपका एक सब्सक्राइब हमारे हिम्मत को बढ़ाता है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब देखते हैं श्रेष्ठ नागरिकों पर, धार्मिक श्रेष्ठता पर, सामाजिक परिमार्जन पर और औद्योगिक विकास पर। सबसे पहले लोकतांत्रिक देश की जैसे ही बात होगी तो हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक देश में जनता सर्वोपरि होती है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा सरकारें चुनी जाती है और वो देश का विकास करती है। तो कहां डिपेंड करता है, वो श्रेष्ठ नागरिकों पर। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ नागरिक। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। चलिए प्रश्न संख्या 19 कहता है कि समाजीकरण की महत्वपूर्ण संस्था नहीं है। समाजीकरण की महत्वपूर्ण संस्था कौन नहीं है भाई, परिवार, समुदाय, विद्यालय, सरकार। हम जब समाजीकरण की संस्थाओं में पढ़ रहे थे तो उसमें परिवार है, विद्यालय है, आस पड़ोस है, उसमें खेल समूह है और फिर आपका राजनीतिक विचारधारा है, धर्म है। इन सारी चीजों को देखने का काम करते हैं, देखते ही हैं। अब कहता है कि यहाँ क्वेश्चन है समुदाय, विद्यालय, सरकार, लेकिन सरकार को हम लोग महत्वपूर्ण संस्था के अंतर्गत नहीं लाते हैं। क्लियर है। समाजीकरण में शिक्षा के लिए लाते हैं, समाजीकरण के लिए नहीं लाते हैं सरकार को। तो अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी। तो 19 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए अब प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है। देखिए समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, होता है ना। बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि सर समाज के ऐसे रीति रिवाज परंपरा है ना कि हम उस बंधन से आगे नहीं निकल पाते, नहीं चाहते हुए उन चीजों को मानते, तो एक बंधन के रूप में उसको लेते हैं। और ये कथन किसने कहा था, मैकाइवर एवं पेज ने कहा था। किसने कहा था, मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि समाज जो है वो सामाजिक बंधनों का जाल है, कि न चाहते हुए बहुत सारे परंपराओं को हम लोग क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी हमारा स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है, यह कथन किसका है। देखिए विद्यालय की जैसे ही बात होती है और समाज की जैसे ही बात होगी तो आपके मन में एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम बिल्कुल नहीं भूलना है और उनका नाम है जॉन डीवी। कौन है,
जॉन डीवी। ऐसे इसका आंसर भी है विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि कथन इन्हीं का है, जॉन डीवी। लेकिन जॉन डीवी को हम एक चीज और तथ्यों के लिए याद करते हैं कि उन्होंने कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। और इस त्रिमुखी में किसको किसको डाला, पहला विद्यालय को डाला, दूसरा शिक्षक को डाला, तीसरा छात्र को डाला। क्लियर है? कहीं कहीं पर यहां पे समाज भी लिखा रहता। तो ये तीन बिंदु जो है छात्र, शिक्षक और विद्यालय, इन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत रखा। बाल केंद्र शिक्षा पे भी इनका बहुत बड़ा समर्थन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा, जॉन डीवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं हम लोग क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बालक के समाजीकरण की प्रथम महत्वपूर्ण संस्था है, क्या है, परिवार है, विद्यालय है, पड़ोस है कि समुदाय। चार ऑप्शन है। तो समाजीकरण की प्रथम महत्वपूर्ण अवस्था, हम भी जानते हैं समाजीकरण के लिए प्रथम महत्वपूर्ण अवस्था किसको लेते हैं हम लोग, आंख मूंद के मानते हैं हम लोग, किसको, परिवार को। कि बालक के समाजीकरण की प्रथम महत्वपूर्ण संस्था परिवार है, उसके बाद सेकंड में हम लोग विद्यालय को भी रखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 23। चलिए 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट भी है, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है, कथन ए ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप, विधियों एवं स्रोतों आदि की विवेचना की जाती है। क्लियर बात है। ज्ञान मीमांसा के अंदर हम ज्ञान को समझते हैं, ज्ञान के स्वरूप को समझते हैं, ज्ञान की सत्यता को परखते हैं, अंतिम सत्य को देखते हैं, शून्य की खोज करते हैं, अध्यात्म वो नहीं, दर्शन में चला जाएगा वो, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन कहता है कि शाश्वत सत्य पूर्णतः ज्ञान नहीं है बल्कि यह कथन का आधार है। देखिए जैसे ही शाश्वत सत्य का बात हुआ तो यूनिवर्सल ट्रूथ, हमको कहते हैं ना वो ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या, तो क्या है, जब शाश्वत सत्य हो गया तो फिर कहता है पूर्णतः ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान ही तो सत्य है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही तो हम सत्य की प्राप्ति करते हैं। तो फिर ये जो आपका लाइन लिख दिया है कि शाश्वत सत्य पूर्णतः ज्ञान नहीं है, तो ये तो गलत है और ये पहला सही है। तो ऑप्शन में क्या कहता है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत किंतु आर सही है, दोनों सही है दोनों गलत है। तो कौन सही है आपका, ए सही है और आर गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 23 का ए। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, चलिए प्रश्न संख्या 24 कहता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बचपन को जीवन का अनोखा काल माना। देखिए इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है, ये क्या लिखा हुआ, जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल। अब समझ जाइए कि आप जब कोलगेट और ब्रश करते हैं तो आपके चेहरे पे एकदम अनोखी चमक आ जाती है। क्या आ जाती है, अनोखी चमक। तो आ जाती है अनोखी चमक, अनोखी चमक कब आ जाती है, जब आप कोलगेट और ब्रश करते हैं तो क्या आ जाता है, चेहरा पे एक चमक आ जाता है। तो कहने का मतलब किसने कहा, ये कोल एवं ब्रूस ने कहा कि बचपन को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। क्लियर है, तो इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि समाज में विभिन्न वर्ग स्तरीय आर्थिक परिस्थितियों में बचपन के स्वरूप को वर्णित किया जाता है। मतलब समाज में क्या विभिन्न तरह के लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय होते हैं, न्यून वर्गीय होते हैं और अमीर वर्ग के लोग होते हैं। तो इन चीजों को कहा कि समाज में विभिन्न वर्ग स्तरीय आर्थिक परिस्थितियों में बचपन के स्वरूप को किस तरह से वर्णित किया गया। तो किस तरह से, पहला है निम्न श्रेणी वर्ग में बचपन, दूसरा मध्यम वर्ग में बचपन, तीसरा धनिक वर्ग में बचपन और ये सभी। तो ये बचपन क्या है, तीनों कैटेगरी में हम लोग बचपन को देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, डी। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। चलिए तो चूंकि 25 प्रश्न है, एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। तो ये 25 प्रश्नों का सीरीज है, फिर हम नेक्स्ट 25 प्रश्नों का सीरीज आगे तैयार करेंगे और लगभग 105 प्रश्न है, तो 4 वीडियो हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को कक्षा अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और सब्सक्राइब के साथ कोई भी प्रधान शिक्षक की कक्षा ज्वाइन करना चाहते हैं या डीएलएड प्रवेश परीक्षा की कक्षा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। आपको एकदम बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी, कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करवाई जाएगी जो आप लंबे समय तक
याद रख सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जहां हम लोग क्या देखेंगे, अभी 25 तक देखे ना, फिर 26 से 50 को देखेंगे, फिर 50 से 75 को देखेंगे, और फिर 75 से 105 को देखेंगे। तो कंप्लीट 105 यूनिट 1 का उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।